हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कहते हैं कि आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत आपको हरा नहीं सकती। यदि आपके अंदर जज्बा है, यदि आपके अंदर जज्बा है तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, परीक्षा मैनिया आपको पता है शिक्षा से शिखर तक, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। तो देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था किस तरीके से चलाई जाती है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से और सारगर्भिक तरीके से और प्रमाणिक तरीके से मैं आपको पॉलिटी की सारी कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। इनमें मेरे अनुसार दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छे और सटीक माध्यमों से प्राप्त की हुई जानकारी है, जो आप तक पहुंचाई जा रही है और आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। और यहाँ से जितना मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर आपका वनडे एग्ज़ाम का, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आउट नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं और जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो क्वेश्चन कराए हैं अपने आप में बहुत अच्छे लेवल के हैं और उनमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आई होगी। सारे क्वेश्चन आपने आराम से टैकल कर दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि कुछ विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियाँ और सैन्य शक्तियों के बारे में मैंने कल जहाँ तक है डिस्कशन किया था प्यारे बच्चों। और उसके बाद में प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया था। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वीटो पावर या वीटो शक्ति। आइए डिस्कशन करते हैं वीटो पावर या वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है, इन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए वास्तव में वीटो 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की वीटो होती है। कितने प्रकार की वीटो होती है प्यारे बच्चों? 4 प्रकार की वीटो होती है। ठीक है, आप मेरे अनुसार एक कथन बनाएंगे, मतलब एक वो बनाएंगे पैराग्राफ, जिसमें पहले लिखेंगे वीटो। ठीक है, और एक अगला कॉलम आप लोग बनाएंगे जिसमें आप लोग होंगे अर्थ या परिभाषा, अर्थ या परिभाषा। और अगला कॉलम बनाएंगे उदाहरण, उदाहरण यानी कौन से देश इस प्रकार की वीटो के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात पे आप लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये कॉलम थोड़ा बीच वाला बड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहली जो वीटो पावर है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष वीटो, जिसे कहते हैं निरपेक्ष वीटो। ठीक है, तो निरपेक्ष वीटो इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो का क्या है? इस वीटो का मतलब है इस वीटो को, ऐसा वीटो जिसे समाप्त ना किया जा सके, ऐसा वीटो जिसे समाप्त ना किया जा सके, जिसे समाप्त न किया जा सके। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, और यह वीटो ब्रिटेन में पाया जाता है। ठीक है, या यह वीटो ब्रिटेन सम्राट और लिख देना। ठीक है, यह वीटो ब्रिटेन सम्राट द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा वीटो? निरपेक्ष वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है प्यारे बच्चों?
ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, जिसे समाप्त न किया जा सके। दूसरे प्रकार का वीटो है विशेषिक वीटो, ठीक है, या क्वालिफाइड वीटो। दूसरा है विशेषिक वीटो या विशेष वीटो। अब इसके लिए है, इसे केवल विशेष बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ऐसा वीटो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं उसमें थोड़ा, कहां चला गया वो, ये वाला, यहां लिखेंगे ऐसा वीटो जिसे केवल विशेष बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विशेष बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह बात समझ में आई? और यह वीटो कहां पाया जाता है? यूएसए। यानी कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसे विशेषिक वीटो प्राप्त है, उसे विशेषिक वीटो प्राप्त है, यूएसए का राष्ट्रपति, ठीक है, उसे विशेषिक वीटो प्राप्त है। तीसरा है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। तीसरा है प्यारे बच्चों निलंबनकारी वीटो, जिसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जाता है, यह है फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। फ्रांस के राष्ट्रपति को यह वीटो किसे प्राप्त है प्यारे बच्चों? फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब सही है। नेक्स्ट, यह किसको प्राप्त है प्यारे बच्चों? फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब नंबर 4, नंबर 4 में प्यारे बच्चों आता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। अब यह कैसा वीटो है प्यारे बच्चों? ये इसे प्रयोग करने के लिए देखिए ध्यान से, इसके लिए ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। हम ये कह सकते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो एक ऐसा वीटो है जिसे लागू करने में सस्पेंस में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? विलंब में रखा जाता है। इसे लागू करने में विलंब किया जाता है या विलंब से लागू किया जाता है, इसे क्या है? विलंब से लागू किया जाता है। और यह भी यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, देखिए निरपेक्ष वीटो एक ऐसी वीटो पावर है, एक ऐसी वीटो शक्ति है जिसे समाप्त ही नहीं किया जा सकता, और यह ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके पास एक ऐसी वीटो शक्ति है जिसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी निर्णय द्वारा, किसी भी बहुमत द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दूसरा पार्ट है इसमें विशेषिक वीटो,
ठीक है। तो विशेषिक वीटो ऐसा वीटो, देखो विशेषिक से समझ लो, विशेषिक से विशेष, जो विशेष बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सके, जो विशेष बहुमत द्वारा समाप्त किया जा सकते। निलंबनकारी, जिसका निलंबन किया जा सके केवल साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से जिसे समाप्त किया जा सके। अब है जेवी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, ऐसा वीटो जिसे लागू करने में विलंब हो सके, जिसे लागू करने में विलंब हो सके। आइए अब ये देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं। तो देखिए पॉकेट वीटो के लिए एक बार टाइम लिख लेना, पॉकेट वीटो के लिए 10 दिन का समय है। वैसे अरे एक मिनट, ये मैंने चेंज नहीं किया यहाँ, वैसे मैं इसको समझाऊंगा दोबारा, इसके लिए 10 डेज का समय है। ठीक है, 10 डेज तक राष्ट्रपति इसको ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है, 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है। कौन सा? निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। विशेष वीटो, भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। वीटो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त है। ठीक है, आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो विशेषिक वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। 3 प्रकार के वीटो कौन से? पहला है निरपेक्ष वीटो, पहला है निरपेक्ष वीटो। ठीक है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और प्यारे बच्चों तीसरा है पॉकेट वीटो या जेवी वीटो, जेवी वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अच्छा सर दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे। निरपेक्ष वीटो ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त है या ब्रिटेन के सम्राट ब्रिटेन में है। और विशेषिक वीटो ऐसा वीटो जिसे केवल विशेष बहुमत से, तो ये यूएसए के राष्ट्रपति और इसके उदाहरण हैं बच्चों। और अगर हम बात करें निलंबनकारी वीटो, तो ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके, तो ये फ्रांस का राष्ट्रपति इसका उदाहरण है। जेवी वीटो तो विलंब, जिसे लागू करने में या जिस पर निर्णय लेने में विलंब किया जाए, और इसका उदाहरण है यूएसए का राष्ट्रपति। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं, एक सर निरपेक्ष वीटो, एक सर निलंबनकारी वीटो, एक सर जेवी वीटो। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तो प्यारे बच्चों देखिए एक आर्टिकल है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पारित कर सकता है, किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, कॉमा
पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर पॉकेट वीटो का, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अब इसकी एक और बात, यदि संसद द्वारा विधेयक को पुनः या दोबारा यानी विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति को दिया जाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने पर बाध्य होंगे, हस्ताक्षर करने पर बाध्य होंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने पर बाध्य होगा। प्यारे बच्चों, मैंने क्या समझाया, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 111 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को हस्ताक्षर कर सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि पुनः विचार के लिए लौटाया है इसके बाद जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यदि संसद द्वारा विधेयक को पुनः दोबारा संसद के दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य करने के लिए, मतलब हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। प्यारे बच्चों, एक बात सुनिएगा, देखो एक बात है कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, यह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है कि पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बात अगर आती है और राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आता है, कोई भी बिल आता है और राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए भेज देते हैं तो यह बात मीडिया में चली जाती है और मीडिया में जनता के पास जाती है, जनता भी ये जानती है, यह भी सोचती है कि भाई ये बात कैसी है जो कि राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए भेजी है। ठीक है, तो ये शक्ति कमजोर नहीं है। आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, देखो जैसे कि एक मैं आपको बताता हूं, एक राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनके बारे में सुनिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे एक केस आया था डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में केस आया था। कब आया था? 1986 में। ध्यान से समझना, ज्ञानी जैल सिंह के पास डाकघर संशोधन विधेयक एक केस आया था, ठीक है, तो ये आया था 1986 में। इन्होंने इसका पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके इसे 1989 तक पेंडिंग में डाल दिया और आखिरकार तब जब इस पे निर्णय आया तो ये कहा गया कि भाई ये जो डाकघर संशोधन विधेयक है, डाकघर संशोधन मतलब विधेयक है, इसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये काम हुआ था राजीव गांधी की सरकार में, ये काम हुआ था राजीव गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार में ही बड़े बड़े काम होते रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लग जाना बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के, ऐसा कुछ हम आपको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आगे। तो आइएगा अगला हम लोग कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति की एक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अच्छा सर, ये क्षमादान की शक्ति क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाए और वह जब कोई भी व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाता है तो राष्ट्रपति को यह आदेश, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उसकी क्षमा को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या उसकी जो अपराध है उसमें जो दंड दिया गया है उस दंड को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या उसमें बदलाव कर सकता है। कि भाई अगर आपको मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है और उसने कोई हिरण मार दिया, और जैसे कि चलो इसको छोड़ो, मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया और उसने कोई अपराध किया जिसे मृत्युदंड हो गया, मृत्युदंड हो गया, उसने अपराध किया था मृत्युदंड के लिए, लेकिन उसने एक
राष्ट्रपति महोदय के समक्ष एक फाइल भेजी और उस फाइल में जब उसने भेजा तो उसने दया याचिका भेजी। जब दया याचिका भेजी तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने उसके जो मृत्युदंड था उसे बदल के आजीवन कारावास में चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। सबसे मतलब सुनिएगा, क्षमादान की शक्ति 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण परिहार, पहली है क्षमा। इस क्षमा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? क्षमा का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दें तो उसके लिए क्षमा हो गया कि जाइए अब आप दोबारा मजे लीजिए, हैं? तो इससे क्या है, समाज में नेगेटिव मैसेज जाएगा, समाज में नेगेटिव मैसेज जाएगा। ठीक है। दूसरी जो शक्ति है उसका नाम है लघुकरण। लघुकरण, ठीक है। अब चलो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। लघुकरण में क्या है? लघुकरण में है प्रकार। प्रकार का मतलब उसको बदल देना। मान के चलिए किसी व्यक्ति को, कोई हमारा एक्टर है और एक्टर से कोई गलती हो जाती है और उन्हें 5 साल की कैद होती है, 5 साल की जेल होती है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई 5 साल की जेल की जगह आप 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 5 करोड़ रुपए दे दीजिए और आपकी क्षमा, आपको ये दंड हो जाएगा इसके बदले। तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रकार बदल गया, दंड का क्या बदल गया? प्रकार बदल गया, दंड का तरीका बदल गया। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं लघुकरण। क्या कहते हैं भैया? लघुकरण। हल्के प्रकार का, भारी प्रकार के दंड को हल्के प्रकार में बदल देना। ठीक है। एक चीज है परिहार। परिहार तुम लोग पता है क्या करते हो? तुम लोग दोनों को मिक्स कर देते हो, लघुकरण और परिहार को मिक्स कर देते हो। देखिए यहां प्रकार है, इसका कीवर्ड है प्रकार, यानी कि दंड का प्रकार बदल देना, और यहां परिहार में है दंड की मात्रा। दोनों में समझना, दंड की मात्रा बदल देना। मान के चलिए कि यहां आपको 5 साल के लिए कैद हुई, तो आपने इसका बदल के क्या कर दिया? 5 करोड़ रुपए दे दीजिएगा और आपका दंड का प्रकार बदल जाएगा। लेकिन यहां क्या है? यहां आपको 5 साल की कैद हुई और उन्होंने कह दिया चल ठीक है आप 5 दिन जेल काटिएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इसका क्या है? इसका मतलब है कि यहां पे आपको दंड की मात्रा बदल गई है। प्यारे बच्चों, यहां पे आपकी दंड की मात्रा बदल गई है। पहले आपको अधिक दंड था, लेकिन अब दंड क्या है? आपको कम है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बात आपकी समझ में आई होगी। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि लघुकरण में दंड का प्रकार बदल जाता है कि इस प्रकार का नहीं तो दूसरे प्रकार का दंड दे दीजिए। लेकिन परिहार में दंड की मात्रा बदल जाती है कि आपको 20 साल की कैद है तो आपको 5 साल की कैद के लिए हम कहते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय इस काम को करने के लिए, मतलब इस काम को करने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है बच्चों विराम, और एक है निलंबन। देखिए विराम में क्या है? विराम में समझिएगा, विराम में मानिएगा कि कोई व्यक्ति है, कोई महिला है और उस महिला को फांसी की सजा होनी है। कोई महिला है, उसे फांसी की सजा होनी है। ठीक है। और जब फांसी की सजा होनी है तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि टाइम टाइम पे मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं। टाइम टाइम पे क्या होते रहते हैं? मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं। तो जब टाइम टाइम पे मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं तो मेडिकल टेस्ट में पाया गया कि महिला गर्भवती है। महिला क्या है? गर्भवती है। जब महिला गर्भवती है तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इस बात को विराम कहते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, बेचारा ऐसे ऐसे करके उसकी मुंडी हल रही है, जब मुंडी हल रही है तो उसको भी फांसी नहीं दी जाएगी। या किसी लाइलाज बीमारी का शिकार है, या किसी लाइलाज बीमारी का शिकार है, ठीक है, तो उसकी भी सजा में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं या कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है। समाप्त नहीं की जा सकती, ऐसा हो सकता है कि स्थगित की जा सकती है। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से उसका प्रावधान होगा फिर उस तरीके से उसको दंड दिया जाएगा। एक है निलंबन, एक है निलंबन। यह निलंबन क्या है? निलंबन का मतलब है मृत्युदंड को रोक देना। निलंबन का सीधा सीधा मतलब है मृत्युदंड को रोक देना। किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा सुनाई गई है तो फांसी की सजा को बदलकर किसी दूसरी सजा बता देना। जैसे आर्थिक दंड है और किसी प्रकार के, बहुत प्रकार के दंड हैं भारतीय संविधान में। इस प्रकार से बोलिए, समझ में आया? समझ में आया तो जोर से बोलो जय माता की। अब मजा आ रहा है क्लास में? थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग सा फील हो रहा था। चलिए
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, ये जो तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, ये जो तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं कर सकते, अपने विवेक से नहीं कर सकते, विवेक से नहीं कर सकते। कर सकते हैं, और वह क्या करेंगे, वह राष्ट्रपति मतलब अपने विवेक से नहीं कर सकते, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह काम किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मंत्रिपरिषद की सलाह होना अति आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति अपने निर्णय, उन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर तर्क देने के लिए बाध्य नहीं है। एक बात भी याद रखना कि राष्ट्रपति ने यदि यह कह दिया लघुकरण में कि भाई तुमको 5 साल की नहीं, 5 साल की कैद नहीं होगी, आप 5 लाख रुपए जुर्माना दे दीजिए, तो आपको ये 5 लाख रुपए जुर्माना, अगर उन्होंने लगाया गया है 5 लाख रुपए जुर्माना, तो उनसे कोई ये नहीं पूछ सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, वह इस बात पर तर्क देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन 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 जो भी निर्णय वो लेंगे अपने विवेक से नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर वह निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं अगला। कोई भी व्यक्ति, यदि किसी भी व्यक्ति ने याचिका दायर की है तो वह राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकारी नहीं है। बस क्या होगा कि मान के चलिए आपको दंड में कोई छूट चाहिए, आपको दंड में कोई छूट चाहिए, तो आपको यह नहीं है कि आपको जाके राष्ट्रपति महोदय जी के सामने खड़ा हो जाओगे कि भाई हमें दंड, हम थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपने जो बोलना था वो जज साहब के सामने बोल दिया, आपने जो बोलना था वो जज साहब के सामने बोल दिया। अब आपकी फाइल राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी, और यदि उन्हें लगेगा कि ऐसा होना चाहिए तो वह करेंगे, नहीं होगा तो वह नहीं करेंगे, उस बात को रिजेक्ट कर देंगे, उस पर अपनी अनुमति नहीं देंगे और वापस भेज देंगे फाइल को। और यदि उन्हें लगेगा कि हाँ भाई व्यक्ति है, भाई गलती हो गई है उससे, मान के चलो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट से गलती से कोई मर्डर हो गया, तो भाई क्या होगा फिर प्यारे बच्चों, यह होगा कि उसकी भारत को जरूरत है क्योंकि साइंटिस्ट है, तो उसकी सजा में कमी की जा सकती है। ठीक है, यह राष्ट्रपति की शक्ति है, यह राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन कब, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, अपने आप से नहीं। ठीक है, खुद राजा बाबू नहीं बनना है, पहले पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बात और, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं प्यारे बच्चों जिन पे राष्ट्रपति यदि निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो उन पे पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जैसे कि विभेद मूलक कोई भी कार्य कर दिया या मनमाने ढंग से कोई भी बात, अपने मनमाने ढंग से कुछ कर दिया, तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। बाकी राष्ट्रपति किसी भी बात को बोलने के लिए बाध्य नहीं है शक्तियों में। नेक्स्ट, क्योंकि केआर सिंह बनाम भारत संघ में यह बात बताई गई थी। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इस बात पे ध्यान देना। आपसे पूछा जा सकता है, केवल इतना पूछा जा सकता है पेपर में कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पे न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, तो हो सकता है जब कोई विवेकपूर्ण या फिर मनमाने ढंग से कोई बात की गई हो। ठीक है, नेक्स्ट कोई बात नहीं है। और यह पूछा जा सकता है किस केस के अनुसार यह बात जोड़ी गई या किस केस के अनुसार यह निर्णय निकल के आया, तो केहर सिंह बनाम भारत संघ, केहर सिंह बनाम भारत संघ। इन केसों को थोड़ा याद रखा करो, पेपर में आजकल आने लगे हैं वनडे में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियां, ये भाग 18 में, भाग 18 में। ठीक है, कौन कौन से हैं?
3 प्रकार के हैं। तीन प्रकार के हैं। कौन से हैं 3 प्रकार के? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, ये आपको दिया है अनुच्छेद 352। अगला है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। प्यारे बच्चों, ये आपको दिया है अनुच्छेद 354। तीसरा है वित्तीय आपात, और ये आपको दिया है अनुच्छेद, मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा ध्यान देंगे, 356 एंड 360। ठीक है, ठीक है भाई। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली कि भाई राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं, वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 में, ये आर्टिकल 356 में, और ये आर्टिकल 360 में। ठीक है, इस बात को अब हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, इन्हें मैं छोटा करके लिख देता हूं। ठीक है, कहां से होगा? यहां से होगा। अब समझिएगा, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं करना है। अब समझिएगा, ठीक है सारे लोग। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और सुंदर सा लिखते हैं। पहला नंबर, अनुच्छेद 352, और 352 में दिया है सर, क्या दिया है? राष्ट्रीय आपात। अब समझिएगा ध्यान से कि ये राष्ट्रीय आपात क्या है। राष्ट्रीय आपात जब देश में आंतरिक अशांति, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ध्यान से समझना, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, अब समझना, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह क्या क्या है उस बात को मैं समझाता हूं आपको, समझना ध्यान से। जब देश यानी भारत या भारत का कोई भी हिस्सा, जब भारत या भारत का कोई भी हिस्सा युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण खतरे में हो, तो राष्ट्रपति महोदय जल्दी से राजा बाबू बन के इसे क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। बोलो समझ में आई? ठीक है, आर्टिकल 352 लागू कर देंगे, आर्टिकल 352 लागू कर देंगे। ठीक है, और यह संभावना होने पर भी लागू किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि कोई भी हिस्सा खतरे में हो सकता है आने वाले टाइम पे, मान के चलिए बेचारा नन्हा पाकिस्तान है, सोचो अब मोदी जी कहीं अपना सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई मोदी जी कहीं दूसरी जगह लगे हैं, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कश्मीर वाला हिस्सा झटका लेते हैं। अब बेचारा वैसे भी डर के रहता है। अब क्या हुआ, उसने कश्मीर के हिस्से पे या लद्दाख के हिस्से पे कुछ भी करने की कोशिश की, और राष्ट्रपति महोदय को यह पता चला कि संभावना है कि लद्दाख वाला हिस्सा, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वह खतरे में हो सकता है, तो तुरंत राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देंगे, यानी 352 तुरंत से लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसके बाद है 44वां संविधान संशोधन। देखिए इंदिरा गांधी सरकार में बड़े खतरनाक काम हुए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार में बड़े खतरनाक काम हुए हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ है कि सीधा प्रधानमंत्री महोदय जी राष्ट्रपति के कान में जाके बोल रहे हैं कि कल से लागू राष्ट्रीय आपात लागू कर दो। बोले क्यों? कि मंत्रिमंडल से बात हो गई, मतलब मंत्रिपरिषद से बात हो गई, सॉरी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल एक ही आर्टिकल में है, उसे हम आगे डिस्कशन करेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। मंत्रिमंडल, ठीक है, सुनिए नेक्स्ट, उन्होंने कहा मंत्रिपरिषद से बात होगी,
बोले जी हो गया, सबसे बात हो गई और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया उसके बाद पता चला कि केवल 10 लोग ही ऐसे हैं जो यह चाहते थे। ठीक है, इसके लिए अब सुनिएगा ध्यान से, इसके लिए कुछ बातें जोड़ी गई, जैसे 44वां संविधान संशोधन। यह तो आपको रटंत याद हो जाना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, जल्दी से बताओ? 1976। और इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति की जगह, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। यह बात समझ में आई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए इसका विस्तार कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल का यदि हम विस्तार करें तो विस्तार कैसे हो सकता है? कौन विस्तार कर सकता है? यानी कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने वाला है, ठीक है, और इसे आगे एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ सकता है? इसे बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान है? इसे बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान है? तो देखिएगा कि यदि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, ध्यान से समझना, किसके लिए? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत, राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत, टाइम 2 महीने, इसके लिए टाइम 1 महीने। दोबारा दोनों में अंतर समझिएगा। क्या करें कि यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके 1 माह के अंदर इसे बार बार 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यह राष्ट्रीय आपातकाल अनंत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोबारा समझेंगे, राष्ट्रीय आपात अनंत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बार बार संसद को बिठाओ और विशेष बहुमत बनाओ और 1 महीने के अंदर प्रस्ताव पारित करो, फिर से 6 महीने का बढ़ेगा। समझे ना सभी लोग? बहुत बढ़िया। मजे आ रहे क्लास में कि नहीं आ रहे भाई? प्यारे बच्चों, ये पढ़ाई है, इसे जितना आराम से और जितना मन से करोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया। और जिस दिन सोचा ना आज पूरा चैप्टर खत्म कर डाले, बेटा दूसरे दिन पढ़ने मन नहीं लगने वाला। समझे? अगर सोच लिया ना कि आज पूरा खत्म है तो सोचना कि कल को तुम्हें नींद ही बाकी आनी है। ठीक है, पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो धीरे धीरे चलिएगा और धीरे धीरे ही चीज़ों को कवर करिएगा। टाइम को बढ़िया तरीके से प्रयोग में लाते हुए, फुल एंटरटेनमेंट के साथ। ठीक है, मजे लो, पढ़ो, फिर आराम से एंटरटेनमेंट करो और यूट्यूब पे खूब गाना सुनो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, साथ में चलो, और कॉमेडी वॉमेडी देख लिया करो थोड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर जब पढ़ा करो। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने क्या बताया? राष्ट्रीय आपातकाल को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से 1 माह के अंदर प्रस्ताव पारित करना होगा और वह 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा और बार बार 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? आइए, इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव क्या होंगे, इनके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मजे आ रहे हैं सभी को? इसका प्रभाव, चलिए देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो यह है स्टार पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं आता लेकिन मैं टच मारता हूं, उसे पढ़ाऊंगा। केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंध में केवल एक ही बात है कि केंद्र राज्य सूची के विषय पे 5 प्रकार से कानून बना सकता है। कौन सा पहला प्रकार है? जब राष्ट्रीय आपातकाल हो जाए तो केंद्र राज्य सूची पे कानून बना सकता है। बोलिए, पहला पॉइंट समझ में आया? अगला है, राज्य की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, राज्य की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो केंद्र के अंडर में आ जाएंगी। वो क्या आ जाएंगी? केंद्र के अंडर में आ जाएंगी। केंद्र उस पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसके कारण राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, कल एक डाउट आया था किसी बच्चे का कि सर जी एक बात बताइएगा कि यदि
केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा आपके लेवल से अपर है, विचार आप भी करिएगा कि यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है और राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है तो क्या वह कानून समाप्त हो जाएगा? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाए या राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाए, उसके बाद कानून समाप्त नहीं होगा। यदि राज्य सरकार को लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है तो वह चालू रखेगी, यदि राज्य सरकार को लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो वह कानून को रद्द कर देगी। बोलो समझ में आया? जोर से बोलो जय माता की। आओ डिस्कशन करते हैं। चलिए, इसकी समाप्ति देखिए, समाप्ति के दो ही कारण हैं कि या तो संसद प्रस्ताव पारित ना करे, विशेष बहुमत है, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति अपनी दी हुई घोषणा को वापस ले लें, समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ में आया? दोबारा समझ। यदि इसको समाप्त करना है, इसको समाप्त करना है तो समाप्त करने के क्या कारण होंगे? पहला कारण, राष्ट्रपति अपनी घोषणा को वापस ले लें या फिर संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित ना करे तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मजे आ रहे ना? ठीक है, आने भी चाहिए भाई। अगला पॉइंट। अच्छा, एक चीज आपके लिए एक काम सौंप दिया जाता है आपको कि आपको एक काम सौंप दिया जाता है कि आप यह सर्च करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, कितने बार लगा, किसकी सरकार में लगा, कौन कौन सा टाइम था। यह आपका काम है। आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वीडियो के। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं राष्ट्रपति शासन। प्यारे बच्चों, इसको और खत्म करते हैं और वित्तीय आपातकाल को कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, इसके लिए अनुच्छेद 356 बताता है अब यह कब लागू होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन, जिसके लिए एक बात सुनिएगा, राष्ट्रपति शासन शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख है संवैधानिक तंत्र की विफलता। इस शब्द के लिए लिखा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। राष्ट्रपति शासन नहीं है। देखो होता क्या है कि जब कोई भी राज्य अपना प्रशासन संविधान अपने प्रशासन में या अपनी प्रशासनिक कार्यवाही में संविधान के नियम कानूनों को लागू न कर पा रहा हो, नियम कानूनों को लागू न कर पा रहा हो, एक तो तब राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से यह अनुमोदन करे कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो दो कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगेगा। प्यारे बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस समय संविधान बना था तब यह कहा था कि राष्ट्रपति शासन केवल दिखावे के लिए रखा है, लेकिन उनकी बात सर्वथा झूठी साबित हुई। कैसे? क्योंकि यह अब तक भारत में 123 बार लग चुका है लगभग, समझ गए। 7 बार तो मोदी सरकार में लग गया, 49 बार कांग्रेस सरकार में लग गया। तो ध्यान से समझिएगा, तो 123 बार यह लग चुका है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाएगा, जहां नियम कानूनों को नहीं लगा पा रहे हैं उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाएगा, और यह संविधान की तंत्र की विफलता ही राष्ट्रपति शासन कहलाती है। बोले, बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब लिख सकते हैं इसको परिभाषा के तौर पे। अच्छा, इसके बाद में अगला, इसका विस्तार कैसे किया जाता है? तो मैंने क्या बताया कि यदि आपात की राष्ट्रीय आपात है तो 1 माह, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, किससे? विशेष बहुमत से। और यहां पे क्या है? यहां पे विस्तार में क्या है? यहां पे विस्तार में साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत से, और संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने में, 2 महीने में प्रस्ताव पारित करके केवल 2 बार, केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है, केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। और यदि 1 वर्ष से अधिक के लिए तुम्हें राष्ट्रपति शासन का विस्तार करना है, तो 1 वर्ष से अधिक के लिए यदि राष्ट्रपति शासन का विस्तार करना है तो या तो उसमें चुनाव ना हुए हो, तो चुनाव आयोग अपनी लिखित सिफारिश पर यह राष्ट्रपति महोदय को दे, तब 1 वर्ष से अधिक के लिए वह बढ़ाया जा सकता है, या संसद के अनुमोदन द्वारा, ठीक है, या राष्ट्रपति, ठीक है, शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट दोबारा समझ लीजिएगा एक बार। मैंने जो बात बोली है उसे मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो चुनाव आयोग अपनी लिखित सिफारिश दे, चुनाव आयोग लिखित में बताए, लिखित में दे राष्ट्रपति महोदय को, तो यह 1 साल से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन अब तक 3 वर्ष तक किस में रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में यह 3 वर्ष से अधिक समय तक रहा है, 3 वर्ष तक रहा है। ठीक है, समथिंग। नेक्स्ट, अब आप लोगों से अगली बात यह है कि इसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है। तो समाप्ति का वही एक मेन कारण है भाई, कि या तो राष्ट्रपति महोदय अपना जो घोषणा है उसे वापस ले लें, या फिर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पास ना करें तो यह समाप्त हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति थे एसआर मुंबई, ध्यान से समझना, एसआर मुंबई, यह केस बड़ा खतरनाक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टेड है। ठीक है, टाइम मिले तो इसे जरूर पढ़ना। यहां पे सरकार के बड़े बढ़िया बढ़िया और रंग वाले पहलू आपको निकलते हुए नजर आएंगे, तो इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, बड़ा प्यारा है, क्योंकि कर्नाटक सरकार को थोड़ा पढ़ने में आपको आनंद आएगा, इसे जरूर पढ़ना एसआर मुंबई, क्योंकि ये व्यक्ति भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, और ये केस बहुत प्यारा है। तो एसआर मुंबई केस ने एसआर मुंबई केस में यह बताया गया कि न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रोक सकता है। क्या बताया? हाँ, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको पढ़ना वैसे। तो एसआर मुंबई केस में यह बताया गया कि न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रोक सकता है। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। एसआर मुंबई केस अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर में, तो अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। तो देखिए राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव है। तो इसका प्रभाव क्या है कि राज्य सरकार की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगी। अगली बात, तो राज्य का विधानमंडल बर्खास्त हो सकता है, ये नहीं कह रहे हो जाएगा, हो सकता है, दोनों शब्दों पर विचार किया जाएगा। विधानमंडल क्या है? बर्खास्त हो सकता है। ठीक है, और वहां की सरकार बर्खास्त हो सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति में आ जाएंगे, ये बात सही है। और देखिए
संघीय सरकार एकात्मक में बदल जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाएगा। तो बाकी इतना ही प्रभाव है इसका, और इतने ही प्रभाव है इन दोनों के, ज़्यादा खास नहीं। नेक्स्ट, और आपके पेपर में इतना नहीं आएगा, पर ये पढ़िएगा, आनंद आता है पॉलिटी पढ़ने में। कम से कम राजनीति तो पढ़ लो, तुम्हें ये तो पता हो कि हमारे देश के कानून क्या हैं, इन्हें तो अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट, अगला है प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया कि कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो 1951 में पंजाब में लगाया गया, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया। और आपसे ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि सबसे अधिक किस सरकार में लगा है, तो इंदिरा गांधी सरकार में लगा है 49 टाइम्स, इंदिरा गांधी सरकार में 49 टाइम्स लगा है, ठीक है सर। और आपसे पूछा जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक कितने बार लग चुका है, तो भाई 7 बार लग चुका है, नरेंद्र मोदी सरकार में 7 बार लग चुका है। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे। पिछला वाला आपको सर्च करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टिपिकल था तो मैंने बता दिया, उसे आप सर्च करेंगे जरूर से और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और 3 वर्ष से अधिक समय के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों हैं, याद रखना। 3 वर्ष से अधिक के लिए याद रखना कि अगर 3 वर्ष से अधिक की बात करें, 3 वर्ष से अधिक, तो जम्मू कश्मीर भी है और पंजाब भी है, एक पंजाब राज्य है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन एक बार में 3 वर्ष से अधिक के लिए लग चुका है, ठीक है। देखिए अब तुम्हें एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी बेहतरीन कहानी है। 1994 की बातें हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 1994 की बातें हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी और कर्नाटक में सरकार थी SR मुंबई, ठीक है। तो नरसिम्हा राव सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर नरसिम्हा राव सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब ये भाई साहब बड़े खतरनाक थे। SR मुंबई, बम्बई लिखना, बम्बई, इस शब्द पे बम्बई मत लिख देना, SR मुंबई। ये भाई साहब पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इन्होंने कहा कि हमसे यह भी नहीं पूछा गया है कि हमारा बहुमत है कि नहीं है, बस जाके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, SR मुंबई केस के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्य की सरकार अपने राज्य विधानमंडल में पुनः बहाल की जा सकती है यदि वह अपना बहुमत पास कर दे। जैसे आपने सुना था एक पायलट साहब है, गहलोत साहब है, कहां पे, राजस्थान में, ठीक है। तो पायलट साहब है, गहलोत साहब है, उनके बीच में थोड़ा नोकझोंक हुई। तो SR मुंबई केस के अनुसार ही या SR मुंबई केस के कारण ही राजस्थान सरकार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, वरना लग जाता। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा केस है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 2-4 बातें हैं, थोड़ा डीप हैं, तो इसमें जाने की इतनी आवश्यकता आपको है नहीं। क्योंकि SR मुंबई केस में 2-3 बातें अच्छी आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ गंभीर मामलों में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं और कल हम बात करेंगे वित्तीय आपात के बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सही चल रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, केस तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि किसी विशेष परिस्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए किसी राष्ट्र में, और यदि आप लगा रहे हो तो उसको अपना बहुमत पास करा देना चाहिए। जैसे कि गहलोत सरकार, आपने केस सुना होगा, बहुत अच्छे से चर्चा में रहा था। और एक पायलट साहब, उन्होंने क्या किया कि भाई इनके पास बहुमत नहीं है। तो भाई साहब अब ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब तो राजीव गांधी, हमारे राहुल गांधी हैं, उनके पास तो कहते हैं ना कि अपने 2 चीज़ें हैं, ना बहू है ना बहुमत है, तो दोनों में से कोई खतरनाक बात नहीं है, तो उनकी सरकार थोड़ी ना आने वाली है, ठीक है। चलिएगा, कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेते हैं। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, और देखिएगा परीक्षा मेनिया, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास।